चंदर अपने दोस्तों की टोली में बैठा रंगरेलिया कर रहा होगा। वहाँ भी दोस्त बना ही लिए होंगे उसने। बड़ा बातूनी है चंदर और बड़ा मीठे स्वभाव का। आज तक किसी से सुधा ने उसकी बुराई नहीं सुनी। सभी उसको प्यार करते थे। यहाँ तक कि महाराजिन जो सुधा को हमेशा डांटती रहती थी, चंदर का हमेशा पक्ष लेती थी और सुधा हर एक से पूछ लेती कि चंदर के बारे में उसकी क्या राय है। लेकिन सब लोग जितनी चंदर की तारीफ करते वह उतना अच्छा उसे नहीं समझती थी। उपन्यास और कहानियों में आप सुन रहे हैं गुनाहों का देवता। आज आप इसका सुनेंगे भाग 10। जब सुधा चाय लाने गई तो डॉक्टर साहब बोले, कोई विश्वास पात्र लड़का है अपने घर की लड़की समझकर सुधा को सौंपना पढ़ने के लिए। अब सुधा बच्ची नहीं है। हाँ, अरे अभी कोई कहने की बात है। हाँ, वैसे अभी तक सुधा तुम्हारी ही निगाहबानी में रही है। तुम खुद ही अपनी जिम्मेदारी समझते हो। लड़का हिंदी में एमए है। हाँ, एमए कर रहा है। अच्छा है, तब तो बिनती आ रही है, उसे भी पढ़ा देगा। सुधा चाय लेकर आ गई थी। पापा, तुम लखनऊ कब जाओगे? शुक्रवार को। क्यों? और ये भी जाएंगे? हाँ। और हम अकेले रहेंगे? क्यों, महाराजन यही सोएंगी और अगले सोमवार को हम लौट आएंगे। डॉक्टर शुक्ला ने चाय का प्याला मुंह में लगाते हुए कहा। एक गमकदे की शाम, मन उदास, तबीयत उचटी सी, सितारों की रोशनी फीकी लग रही थी। मार्च की शुरुआत थी और फिर भी जाने शाम इतनी गर्म थी या सुधा को ही इतनी बेचैनी लग रही थी। पहले वह जाकर सामने के लान में बैठी, लेकिन सामने के मौलसरी के पेड़ में छोटी छोटी गौरैयों ने मिलकर इतनी जोर से चहचहाना शुरू किया कि उसकी तबीयत घबरा उठी। वह इस वक्त एकांत चाहती थी और सबसे बढ़कर सन्नाटा चाहती थी, जहाँ कोई न बोले, कोई बात न करे, सभी खामोशी में डूबे हुए हैं। वह उठकर टहलने लगी और जब लगा कि पैरों में ताकत ही नहीं रही तो फिर लेट गई हरी हरी घास पर। मंगलवार की शाम थी और अभी तक पापा नहीं आए थे। आना तो दूर, पापा या चंदर के हाथ के एक पुर्जे के लिए तरस गई थी। किसी ने भी यह भी नहीं लिखा कि वे लोग कहाँ रह रहे हैं या कब तक आएंगे। किसी को भी सुधा का ख्याल नहीं। शनिवार या इतवार को तो वह हर रोज खाना खाते वक्त रोई। चाय पीना तो उसने उसी दिन का छोड़ दिया था। और सोमवार को सुबह पापा नहीं आए तो वह इतना फूट फूट कर रोई थी कि महाराजिन को सिकती हुई रोटी छोड़कर चूल्हा की आंच निकालकर सुधा को समझाने आना पड़ा था। और सुधा की रुलाई देखकर महाराजिन के हाथ पांव ढीले हो गए थे। उसकी सारी डांट हवा हो गई थी और वह सुधा के मुंह ही मुंह देखती थी। कल से कॉलेज भी नहीं गई थी और दोनों दिन इंतजार करती रही कि कहीं दोपहर को पापा न आ जाए। गेसु से भी 2 दिन से मुलाकात नहीं हुई थी। लेकिन मंगल को दोपहर जब कोई खबर न आई तो उसकी घबराहट बेकाबू हो गई। इस वक्त उसने बेसरिया से भी कोई बात नहीं की। आधा घंटा पढ़ने के बाद से उसने कहा कि उसके सिर में दर्द हो रहा है और उसके बाद खूब रोई। उसके बाद से उठी, चाय पी, हाथ मुंह धोया और सामने के लान में टहलने लगी और फिर लेट गई हरी हरी घास पर। बड़ी ही उदास शाम थी और क्षितिज की लाली के होठ भी स्याह पड़ गए थे। बादल सांस रोके पड़े थे और खामोश सितारे टिमटिमा रहे थे। बगलों की धुंधली धुंधली कतारें पर मारती हुई गुजर रही थी। सुधा ने एक लंबी सांस लेकर सोचा कि अगर वह चिड़िया होती तो एक क्षण में उड़कर जहाँ चाहती वहाँ की खबर ले आती। पापा इस वक्त घूमने गए होंगे। चंदर अपने दोस्तों की टोली में बैठा रंगरेलिया कर रहा होगा। वहाँ भी दोस्त बना ही लिए होंगे उसने। बड़ा बातूनी है चंदर और बड़ा मीठे स्वभाव का। आज तक किसी से सुधा ने उसकी बुराई नहीं सुनी। सभी उसको प्यार करते थे। यहाँ तक कि महाराजिन जो सुधा को हमेशा डांटती रहती थी, चंदर का हमेशा पक्ष लेती थी और सुधा हर एक से पूछ लेती कि चंदर के बारे में उसकी क्या राय है। लेकिन सब लोग जितनी चंदर की तारीफ करते वह उतना अच्छा उसे नहीं समझती थी। आदमी की परख तब होती है जब दिन रात बरते। चंदर उसका ऊन कभी नहीं ला कर देता था। बादामी रंग का रेशम मंगाओ तो केसरिया रंग का ला देता था। इतने नक्शे बनाता रहता था और सुधा ने हमेशा उससे कहा कि मेजपोश पर कोई डिजाइन बना दो तो उसने कभी नहीं बनाई। एक बार सुधा ने बहुत अच्छी वायल कानपुर से मंगवाई और चंदर ने कहा, लाओ यह बहुत अच्छी है, हम इस पर किनारे की डिजाइन बना देंगे। और उसके बाद उसने उसमें तमाम पान जैसा जाने क्या बना दिया। और जब सुधा ने पूछा कि यह क्या है तो बोला लंका का नक्शा है। जब सुधा बिगड़ी तो बोला
लड़कियों के हृदय में रावण से मेघनाथ तक करोड़ों राक्षसों का वास होता है, इसीलिए इनकी पोशाक में लंका का नक्शा ज्यादा सुशोभित होता है। मारे गुस्से के सुधा ने वह धोती अपने मालिन को दे डाली थी। यह सब बातें तो किसी को मालूम नहीं। उनके सामने तो जरा सा कपूर साहब हंस दिए, चार मजाक की बातें कर दी, छोटे मोटे उनके काम कर दिए और मीठी बातें कर ली और सब समझे कपूर साहब तो बिल्कुल गुलाब के फूल हैं। लेकिन कपूर साहब एक तीखे कांटे हैं जो दिन रात सुधा के मन में चुभते रहते हैं। यह तो दुनिया को नहीं मालूम। दुनिया क्या जाने कि सुधा कितनी परेशान रहती है चंदर की आदतों से। अगर दुनिया को मालूम हो जाए तो कोई चंदर की जरा सी भी तारीफ न करे, सब सुधा को ही ज्यादा अच्छा कहें। लेकिन सुधा कभी किसी से कुछ नहीं कहती, मगर आज उसका मन हो रहा था कि किसी से चंदर की जी भर की बुराई कर ले तो उसका मन बहुत हल्का हो जाए। चलो बिटिया रानी तनी खाए ले, फिर भीतर लेटो, अभी लेटे का बखत नहीं आवा। सहसा महाराजिन ने आकर सुधा की स्वप्न श्रृंखला तोड़ते हुए कहा, हम नहीं खाएंगे, अभी भूख नहीं। सुधा ने अपने सुनहले सपनों में ही डूबी हुई बेहोश आवाज में जवाब दिया, खाए ले बिटिया, खाए पिए छोड़े से कसस काम चली, आओ उठो, महाराजिन ने बड़ी दुलार से कहा। सुधा पीछा छुड़ाने की कोई आशा न देखकर उठ गई और चल दिखाने, मगर कौर उठाते ही उसके आंख में आंसू छलक आए, लेकिन अपने को रोक लिया उसने। दूसरों के सामने अपने को बहुत शांत रखना आता था उसे। दो कौर खाने के बाद महाराजिन से बोली, आज कोई चिट्ठी तो नहीं आई? नहीं बिटिया, आज तो दिन भर घर में ही रहो, महाराजिन ने पराठे उलटते हुए जवाब दिया। काहे बिटिया, बाबूजी कुछ नहीं लिखत तो छोटे बाबू तो लिख दे। अरे महाराजिन, यही तो हमारी जान का रोना है। हम चाहे रो रो कर मर जाए, मगर न पापा को ख्याल है न पापा के शिष्य को। और चंदर तो ऐसे खराब है कि हम क्या करें। ऐसे स्वार्थी हैं अपने मतलब के कि बस सुबह शाम आए और हम या पापा न मिले तो आफत ढा देंगे। बहुत घूमने लगी हो तुम, बहुत कदम बाहर निकल गया है तुम्हारा। और सच पूछो तो चंदर की वजह से हमने सब जगह आना जाना बंद कर दिया, और खुद है कि आज लखनऊ कल कलकत्ता, और एक चिट्ठी भेजने तक का वक्त नहीं मिलता। अभी हम ऐसा करते तो हमारी जान नोच खाते। और पापा को तो देखो, उनके दुलारे उनके साथ हैं तो बस किसी की फिक्र नहीं। अब तो महाराजिन चंदर को कभी कुछ चाय बना के मत देना। काहे बिटिया, काहे कोसत हो? कैसा चाँद से तो है छोटे बाबू, और कैसा हंस के बातें करत हैं। माई का जाने कैसा हिया पड़ा कि उन्हें अलग कह दियस। बेचारा होटल में जाने कैसे खात हुई, उन्हें ही बुलाई ले तो अपने हाथ के खिला के 2 महीना में मोटा कह दी। हमें तो से ज्यादा उसकी ममता लगत है। बीबी जी बाहर एक में पूछत है, यहाँ कोनो डॉक्टर रहत है? हम कहा ना है, यहाँ तो बाबूजी रहत है। तो कहत है, नहीं यही मकान आए। मालिन ने सहसा आकर बहुत स्वतंत्र स्वरों में कहा, बैठा उन्हें, हम आते हैं। सुधा ने कहा और जल्दी जल्दी खाना शुरू किया और जल्दी जल्दी खत्म कर दिया। बाहर जाकर उसने देखा तो नील कांटे के झाड़ में टिकी हुई एक बाइसिकल रखी थी और एक ईसाई लड़की लान पर टहल रही है। होगी करीब 24-25 साल की, लेकिन बहुत अच्छी लग रही थी। कहिए, आप किसे ढूंढ रही हैं? सुधा ने अंग्रेजी में पूछा। मैं डॉक्टर शुक्ला से मिलने आई हूँ, उसने शुद्ध हिंदुस्तानी में कहा। वे तो बाहर गए हैं और कब आएंगे कुछ पता नहीं। कोई खास काम है आपको? सुधा ने पूछा। नहीं, यूं ही मिलने आ गई। आप उनकी लड़की हैं? उसने साइकिल उठाते हुए कहा। जी हाँ, लेकिन अपना नाम तो बताते जाइए। मेरा नाम कोई महत्वपूर्ण नहीं, मैं उनसे मिल लूंगी। और हाँ, आप उसे जानती हैं, मिस्टर कपूर को? आहा, आप पम्मी हैं, मिस्टर क्रूज। सुधा को एकदम ख्याल आ गया। आइए आइए, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, चलिए बैठिए। सुधा ने बड़ी बेतकल्लुफी से उसकी साइकिल पकड़ ली। अच्छा अच्छा चलो, कहकर पम्मी जाकर ड्राइंग रूम में बैठ गई। मिस्टर कपूर रहते कहाँ हैं? पम्मी ने बैठने से पहले पूछा। रहते तो वे चौक में हैं, लेकिन आजकल वे भी पापा के साथ बाहर गए हैं। वे तो आपकी एक दिन बहुत तारीफ कर रहे थे, बहुत तारीफ। इतनी तारीफ किसी लड़की को करते तो हमने सुना नहीं। सचमुच? पम्मी का चेहरा लाल हो गया। वो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे हैं। थोड़ी देर पम्मी चुप रही, फिर बोली, क्या बताया उन्होंने हमारे बारे में? ओह तमाम। एक दिन शाम को तो हम लोग आपके ही बारे में बातें करते रहे, आपके भाई के बारे में बताते रहे, फिर आपके काम के बारे में बताया, फिर आपके बारे में बताया कि आप कितना तेज टाइप करती हैं, फिर आपकी रुचियों के बारे में बताया कि आपको साहित्य से बहुत शौक नहीं है
और आप शादी से बेहद नफरत करती हैं और आप ज्यादा मिलती जुलती नहीं, बाहर आती जाती नहीं। और मिस डिक्रूज ना, आप पम्मी कहिए मुझे। हाँ तो मिस पम्मी, शायद इसीलिए आप उसे इतनी अच्छी लगी कि आप कहीं आती जाती नहीं। वह लड़कियों का आना जाना और आजादी बहुत नापसंद करता है, सुधा बोली। नहीं, वह ठीक सोचता है, पम्मी बोली। मैं शादी और तलाक के बाद इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि 14 बरस से 34 बरस तक की लड़कियों की बहुत शासन में रखना चाहिए, पम्मी ने गंभीरता से कहा। एक ईसाई मेम के मुंह से यह बात सुनकर सुधा दंग रह गई। क्यों? उसने पूछा। इसीलिए कि इस उम्र में लड़कियां बहुत नादान होती हैं और जो कोई भी उनसे 4 मीठी बातें करता है तो लड़कियां समझती है कि इससे ज्यादा प्यार उन्हें कोई कर ही नहीं सकता। और इस उम्र में कोई भी ऐरा गैरा उनके सत्संग में आ जाता है, उसे वह प्यार का देवता समझने लगती हैं। और नतीजा यह होता है कि वे ऐसे जाल में फंस जाती हैं कि जिंदगी भर इससे छुटकारा नहीं मिलता। मेरा तो यह विचार है कि या तो लड़कियां 34 वर्ष के बाद शादियां करें जब वे अच्छा बुरा समझने के लायक हो जाएं, नहीं तो मुझे तो हिंदुओं का कायदा सबसे ज्यादा पसंद आता है कि 14 वर्ष के पहले ही लड़की की शादी कर दी जाए और उसके बाद उसका संसार उसी आदमी से रहे जिससे उसे जिंदगी भर निवाह करना है। तुम्हारी तो शादी अभी नहीं हुई? नहीं। बहुत ठीक, तुम 34 वर्ष से पहले शादी मत करना। अच्छा हाँ, और क्या बताया चंदर ने मेरे बारे में? और तो कुछ खास नहीं, यह कह रहा था कि आपको चाय और सिगरेट बहुत अच्छी लगती है। ओहो देखिए, मैं भूल गई, लीजिए सिगरेट मंगवाती हूँ। और सुधा ने घंटी बजाई। रहने दीजिए, मैं सिगरेट छोड़ रही हूँ। क्यों? इसीलिए कपूर को अच्छा नहीं लगता और वह मेरा दोस्त बन गया है और दोस्ती में एक दूसरे से निवाह करना ही होता है। उसने आपसे यह नहीं बताया कि मैंने उसे अपना दोस्त मान लिया है? पम्मी ने पूछा। जी हाँ, बताया था। अच्छा तो चाय लीजिए। हाँ हाँ, चाय मंगवा लीजिए। आपका कपूर से क्या संबंध है? पम्मी ने पूछा। कुछ नहीं, मुझसे भला क्या संबंध होगा उनका? जब देखिए तब बिगड़ते रहते हैं मुझ पर। और बाहर गए हैं और आज तक कोई खत नहीं भेजा, ये कहीं संबंध है? नहीं, मेरा मतलब आप उनसे घनिष्ठ हैं। हाँ, कभी वह छिपाते तो नहीं मुझसे कुछ? क्यों? तब तो ठीक है, सच्चे दिल के आदमी मालूम पड़ते हैं। आप तो यह बता सकती हैं कि उन्हें क्या क्या चीजें पसंद है? हाँ, उन्हें कविता पसंद है। बस कविता के बारे में बात न कीजिए, कविता सुना दीजिए उन्हें या कविता की किताब दे दीजिए उन्हें। और उनको सुबह शाम घूमना पसंद है, रात को गंगा जी की सैर करना पसंद है, सिनेमा बेहद पसंद है, और क्या चाय की पत्ती का हलवा पसंद है। यह क्या होता है? मेरा मतलब बिना दूध की चाय उन्हें पसंद है। अच्छा, देखिए आप सोचेंगी मैं इस तरह से मिस्टर कपूर के बारे में पूछ रही हूँ जैसे कोई मैं जासूस हूँ, लेकिन असल बात मैं आपको बता दूं, मैं पिछले 2 साल से अकेली रहती रही, किसी से भी कभी मिलती जुलती नहीं थी। उस दिन मिस्टर कपूर गए तो पता नहीं क्यों मुझ पर प्रभाव पड़ा। उनको देखकर ऐसा लगा कि यह वह आदमी है जिसमें दिल की सच्चाई है, जो आदमियों में बिल्कुल नहीं होती। तभी मैंने सोचा कि मैं इनसे दोस्ती कर लूं। लेकिन चूंकि एक बार मैं दोस्ती करके विवाह और विवाह के बाद अलगाव में झेल चुकी हूँ, इसीलिए इनके बारे में पूरी जांच पड़ताल कर लेना चाहती हूँ। लेकिन दोस्त तो बना ही चुकी हूँ। चाय आ गई थी और पम्मी ने सुधा के प्याले में चाय डाली। ना, मैं तो अभी खाना खा चुकी हूँ, सुधा बोली। पम्मी ने 2-3 चुस्कों के बाद कहा, आपके बारे में चंदर ने मुझसे कहा था। कहा होगा, सुधा मुंह बिगाड़ कर बोली। मेरी बुराई कर रहे होंगे और क्या। गुनाहों का देवता आज यहीं तक, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।